आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का यूनिट तीसरा यानी अध्याय तीसरा। ये वीडियो 4 चैप्टर में आएगी, 4 भाग में वीडियो आएगी। इसमें आप पढ़ेंगे उदारवाद, मार्क्सवाद, अनुदारवाद और रूढ़िवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले यूनिट में आप देख लें कार्ल मार्क्स के बारे में, ये वीडियो 4 में आएगी। आप अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की पहली बुक है ये, जिसमें आप कार्ल मार्क्स के बारे में देखेंगे। मार्क्सवाद के बारे में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में। मार्क्सवाद ये विचारधारा एक है जिसमें पूंजीवाद को ख़त्म करने की और जो निर्धन वर्ग है उसको ऊपर उठाने की बात कहता है। साम्यवादी समाज के बारे में बात करता है। मार्क्सवाद ऐसे समाज के बारे में विकास चाहता है जो राजविहीन हो, वर्गविहीन हो, ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, यानी साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता है मार्क्सवाद। इसमें पहला सिद्धांत आता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में आप देखेंगे विमुक्ता विचारधारा या अलगाववाद, यानी अलगाववाद का मतलब होता है वस्तु उत्पादन प्रकृति समाज या शौन से जब मजदूर एक तरह से थक जाते हैं, अलग हो जाते हैं इत्यादि, यानी किसी चीज़ से जुड़ाव या लगाव को समाप्त होना अलगाववाद कहलाता है। इस अलगाववाद पे हम विचार करेंगे। कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार में अलगाववाद पे विचार। आप इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे मार्क्स के विचारों में अलगाववाद की धारणा उसके मानवतावादी चिंतन की प्रदर्शिता करता है, यानी जो मार्क्स है उसके जो विचारधारा वो अलगाववाद की धारणा उसके मानवतावादी चिंतन की प्रदर्शित करता है और इस अलगाववाद के मूल में के कारण पूंजीवाद को मानता है। यानी ये अलगाववाद का मूल कारण क्या है, उसको मानता है, पूंजीवाद को मानता है कि पूंजीवाद की वजह से समाज में अलगाववाद हो रहा है केवल। और उसके अनुसार साम्यवाद का उद्देश्य केवल निजी संपत्ति या वर्गों का संपत्ति पर भर नहीं है, बल्कि मानव के बेमेलेपन और अलगाववाद का उन्मूलन भी करना है। यानी जो साम्यवाद समाज है वो सभी वर्गों को समान रखेगा इत्यादि पे बात करता है। आपने इंट्रोडक्शन देखा। अब मेन बॉडी पार्ट्स यानी क्वेश्चन पे आते हैं। अलगाववाद पर विचार, यानी अलगाववाद का सामान्य अर्थ होता है किसी चीज़ से जुड़ाव, यानी अलगाववाद का सामान्य विचार है किसी चीज़ से जुड़ाव समाप्त होना या लगाव होता है ना किसी वस्तु से कि मैंने ये बनाया है, मुझे लगाव है इससे, यार मैं इसे खोना नहीं चाहता, बिल्कुल उससे लगाव समाप्त हो जाना, उस चीज़ से अलगाववाद कहलाता है। यानी चीज़ से अलग हो जाना बिल्कुल पूरी तरह। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें व्यक्ति न केवल अपनी सृजनशीलता अथवा रचना प्रकृति समाज से नहीं बल्कि अपने आप को भी पराया हो जाता है, अपने आप से भी पराया हो जाता है, मतलब अपने आप से अलग हो जाता है। कार्ल मार्क्स कहना है कि जो सृजनशीलता है, उसकी रचना है, उसकी प्रकृति यानी नेचर, सोसाइटी इत्यादि से अपने आप को अलग कर लेता है और खुद से भी खुद को अलग कर लेता है एक तरह से। इन मजदूर लोग वर्ग, इसमें मजदूर वर्ग है जो, उसमें मार्क्स के अलगाववाद की संकल्पना का विचार उसकी कृति है। जो एक मार्क्स है, जो कार्ल मार्क्स, उनकी अलगाववाद की जो संकल्पना यानी जो विचारधारा है वो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में जो 1844 के अंतर्गत मिलती है, यानी जो लिखी गई है बुक इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है के अंतर्गत मिलता है। इसको तरुण मार्क्सवाद की कृति भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी साम्यवादी समाज की स्थापना का प्रयास किया गया है। इसमें इस कृति में जो समाज है वो साम्यवादी समाज पे स्थापित किया जा सकता है की बात की गई है। इसे उत्पादन और संबंध, वर्ग संघर्ष आदि तार्किक कठोरता के साथ नहीं बल्कि बड़े ही मोक्ष शैली से अपने बताया कि उसमें पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना उसके अमानवीय प्रभाव को लेकर किया गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो व्यक्ति है, ये यहाँ हूँ मैं, पूंजीवादी व्यवस्था में जो व्यक्ति है वह अपनापन नहीं रह जाता, यानी
पूंजीवादी व्यवस्था में जो व्यक्ति जो अपनापन नहीं रह जाता, अपने लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि काम का इतना लोड होता है, उस पर वर्क होता है जितना इतना कि वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों इत्यादि किसी से भी नहीं मिल पाता और खुद से भी अपने आप को अलग रख लेता है। वह एक यंत्र की तरह उत्पादन प्रक्रिया का भाग है, यानी एक मशीन की तरह, यंत्र मान सकते हैं आप, एक मशीन की तरह उत्पादन की प्रक्रिया का एक भाग हो जाता है। इसमें देखेंगे आप, तथा उसका वास्तविक रूप कहीं खो गया है, यानी वास्तविक रूप यानी जो पहले वो था, सभी से मिलता जुलता है, सभी से बातें करता था, मजदूर व्यक्ति या जो कार्य कर रहा होता, उत्पादन कर रहा होता है, वो अब किसी से नहीं वो कुछ कह रहा, सिर्फ उत्पादन के काम में लगा पड़ा है, पूंजीपतियों की गुलामी में। और व्यक्ति अपने आय से भी कट गया है, यानी अजनबी हो गया एक तरह से, मतलब बिल्कुल अलग थलग, सिर्फ काम से मतलब रख रहा है वो। और साम्यवाद के द्वारा ही उसे खोजा और मनुष्य के वापस लाया जा सकता है। मार्क्सवादी कहता है इस व्यक्तियों को जो खो गए हैं, जो मनुष्य सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे नहीं, सिर्फ अलगाव की धारणा पे रह रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं मार्क्सवाद की, साम्यवाद की जो धारणा है उससे ही मनुष्य को वापस लाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। अब पूंजीवादी समाज में कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि 4 अवस्था अब बताइए अलगाववाद के बारे में। अवस्था में मार्क्स 4 स्तरों की बात करते हैं कि पहले स्तर में कहते हैं कि जो उत्पादन प्रक्रिया है वो रचनाशीलता है, उससे अलग हो रहे हैं मनुष्य। प्रकृति के अलगाव यानी नेचर से अलगाव हो रहा है कैसे, उस पर डिस्कस करेंगे। समाज से अलगाव कैसे गए, सोसाइटी है जो आपकी, उससे कैसे अलगाव हो रहा है लोगों का, उससे स्वयं या अपने आप से अलगाव। ये इंटरनल असेसमेंट में पूछते हैं कि आपके ज़रूर थ्योरी इंटरनेशनल असेसमेंट जो 25 मार्क्स का होता है उसमें पूछते हैं ये MCQ में, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और ये राइटर जो बुकें लिखी गई हैं इन्होंने, ये भी ध्यान रखें, ये भी पूछे जाते हैं MCQ में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि और कौन से चैप्टर पे वीडियो आपकी को ज़रूरत है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि इस नोट्स को, इसमें 6 क्वेश्चन बनेंगे इस मार्क्सवाद वाले चैप्टर में और 1 हफ्ता लग गया इसको बनाने में मुझे। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें जो ये वीडियो देख रहा है, वीडियो में कमेंट ज़रूर लिखें। उत्पादन प्रक्रिया से अलगाववाद कैसे हो रहा है मार्क्सवाद। पूंजीपति व्यवस्था में व्यक्ति अपने रचनाशीलता तथा प्रतिभा से अलग हो जाता है, क्योंकि पूंजीवाद में उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता। मतलब पूंजीपति जो सिर्फ उत्पादन करा रहा है, जो उत्पादित कर रहा है यानी श्रमिक वर्ग, उसको उत्पादन से कोई लेना देना नहीं हो रहा, बस काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है। उसे किसी वस्तु का अपना उत्पादन है। पहले जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु बनाता था तो उसमें उसका लगाव रहता था, लेकिन इस अवस्था में बड़े फैक्ट्रियों में व्यक्ति कोई भी पूरी चीज़ नहीं बनाता, बल्कि उसका एक हिस्सा बनाता है और उसके अंतिम और फाइनल फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं पहले कोई व्यक्ति जब कोई चीज़ बनाता था तो उसे अलगाव नहीं, कोई अपना बनाता था, वो पूरी तरह जानता था कि इस वस्तु को कैसे बनाई जाती थी। लेकिन अब जब से आधुनिकीकरण हुआ, फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, तो उसका एक छोटा सा पार्ट्स उस हिस्से का बना रहा है और पूरी संरचना का उससे कोई लेना देना नहीं हो रहा है कि आगे संरचना में ये कहाँ लगेगा, कैसे बनाया जाएगी पूरी संरचना, इससे कोई लेना देना नहीं है। पूंजीवादी समाज में मजदूर अपने द्वारा उत्पादित बस इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वह उत्पादन जो उसने बनाया है वह उसका ना होकर पूंजीपति का उत्पादन होता है, इसलिए वो अपने आप को अलग हो जाता है। ये प्रकृति से अलगाववाद कैसे हो रहा है, नेचर से। प्रकृति में अलगाववाद इस रूप में किया कि व्यक्ति बड़ी फैक्ट्रियों तथा कारखानों में मशीनों पर काम करता है, जिसमें प्रकृति से इसका संबंध समाप्त हो जाता है। प्रकृति के दृश्य, मौसम, विभाग, वातावरण जितने भी हैं, इसके जो जुड़ाव हैं उससे सबसे अलग हो जाता है। यानी एक तरह से व्यक्ति मशीन या मशीन का एक पार्ट बनकर रह जाता है, पूरी मशीन की तरह काम करो। अब क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स, सोसाइटी, समाज से कैसे अलगाववाद रख रहे हैं ये, हाँ समाज से कैसे अलगाववाद रख रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक अलगाववाद और प्रतिस्पर्धा बढ़ा देती है, यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो समाज में अलगाववाद का प्रतिस्पर्धा बढ़ा देती है, जिसकी व्यक्ति समाज में
कटता रहता है, धीरे धीरे कटता रहता है, मतलब अपने साथी मजदूरों से भी उसका जुड़ाव कम हो जाता है। यानी इतना वर्कलोड हो जाता है, प्रतिस्पर्धा समाज में कि मेरे को काम मिले, मेरे को काम मिले, इसलिए अपने सहबाजी जो मजदूर साथ में जा रहे हैं काम करने के लिए उससे भी अलग होता जाता है, कम बातचीत होती है, इतना काम का वर्क का लोड होता है। ऐसे में अपने आपसी लगाव नहीं हो जाता, क्योंकि यदि किसी मजदूर की तबीयत खराब हो जाती है, अब आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अगर किसी मजदूर की तबीयत खराब हो जाती है तो किसी दूसरे मजदूर को काम मिल जाता है। इसमें पूंजीपति को केवल उत्पादन चाहिए, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति को काम दे देते हैं। पूंजीवाद स्वयं या अपने आप से अलगाव। कैसे अपने आप से अलग हो रहे हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स का कहना है स्वयं या अपने आप से अलगाव कैसे हो रहा है। इसमें अंत में सारे वचनों को झेलता हुआ मनुष्य अपने आप से भी पराया अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? प्राकृतिक समाज साथी यानी नेचर, सोसाइटी, फ्रेंड, कार्मिकों से कोई लगाव और सहानुभूति नहीं रखती, यानी अंत में खुद से भी बेगाना हो जाता, बेगाना या अलग हो जाता है। पूंजीपति का ये प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पूंजीपति पर भी पड़ता है और अधिक उत्पादन और अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा उसकी स्वतंत्रता भी छीनकर मानवीय गुणों से हीन कर देता है, यानी शोषणता पे विरुद्ध कर देता है। कि पूंजीपति को लगता है कि जितना लोग काम करेंगे उतना ही लाभ होगा और लगाते रहो, काम कराते रहो। बिल्कुल। मार्क्स के अनुसार अलगाववाद पूंजीवादी व्यवस्था में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों का एक ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा है जिसमें वह स्वयं को अपने ही आसपास के व्यक्तियों से, अपने अस्तित्व के प्रमुख पक्षों से और जहां तक कि संपूर्ण मानव जाति से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, यानी बिल्कुल अलग मानता है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसके बाद है मार्क्स के अनुसार अलगाववाद की समस्या का समाधान उसके पास संपत्ति की सुनिश्चित करने से नहीं हो सकता, वह केवल संपत्ति से संबंधित सभी संबंधों को समाप्त करने से ही हो सकता है। इसलिए अलगाववाद के उन्मूलन के लिए पूंजीपति को समाप्त करना पूर्व आवश्यक है। पूंजीवाद की परिभाषा में ही अलगाववाद का अनिवार्य है, यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा तभी लोगों को उनका जीवन सही जीने का मौका मिलेगा, वरना वो सिर्फ साम्यवादी समाज में ही संभव हो सकता है। अब कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद न केवल निजी संपत्ति के सकारात्मक उन्मूलन के पक्ष में है, बल्कि वह मानव के आत्म अलगाववाद के उन्मूलन के भी पक्ष में है। मार्क्स अपनी एक रचना और कार्ल मार्क्स की दी जर्मन आइडियोलॉजी में कहा है कि अलगाववाद का मुख्य कारण प्रक्रियाओं का निर्माण है, जिसके कारण हम जिस वस्तु का भी उत्पादन करते हैं वह हमारे ऊपर एक वस्तुपरक शक्ति बन जाती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वह हमारी अपेक्षाओं में रुकावट बन जाती है और अंत हमारे आकलनों को बिगाड़ देती है। साम्यवादी समाज में मनुष्य अलगाववाद से निरंतरता पा जाएगा, क्योंकि किसी के भी क्रियाकलापों का कोई एकमात्र क्षेत्र नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शाखा में प्रमाणित या पा सकता है। यह आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो ही 2 चैप्टर में आएगी क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं 2 चैप्टर में लाऊं इसे। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं, आप खुद ही लिख सकते हैं कि अलगाववाद की अवधारणा तत्कालीन समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य पे क्या, जो कारखाने में व्यक्ति काम कर रहे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। कम से कम 10 लाइन का आप खुद भी निष्कर्ष इसको पढ़ने के बाद, और कोशिश करना कि यही आंसर आप लिखें एग्ज़ाम में, क्योंकि आप दूसरी बुकों या कहीं से भी आप अगर लिखें, क्योंकि आपकी जो एसओल की बुक आती है उसमें बहुत छोटा छोटा आंसर है और छोटे आंसर लिखने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। कम से कम आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में, और हर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है या 15 नंबर का होता है, और 20 में से 20 का है तो 18-19 मार्क्स और आपको बिल्कुल इस आंसर पे मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस पे पहले ऑलरेडी मैंने लिखा है नोट्स, ये मैं रेगुलर पढ़ा हूँ तो इसलिए मुझे पता है, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में लिखा था, मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे।
तो आप भी यही आंसर लिखें। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? मार्क्सवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का मतलब होता है दो वर्गों में हमेशा संघर्ष होना है। कौन से दो वर्ग इसमें पड़ेंगे? एक धनवान वर्ग, एक निर्धन वर्ग, यानी जिसपे एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी किस तरह इन दोनों में संघर्ष चलता रहता है, पूंजीपति और निर्धन वर्ग के बीच में पैसों को लेकर, तनख्वाह को लेकर इत्यादि के संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन क्षेत्र में देखेंगे कि कैसे संघर्ष हो रहे हैं। ये कार्ल मार्क्स से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ये 6 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जिसमें से एक ज़रूर ही आना है आपके एग्ज़ाम में। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कार्ल मार्क्स के अंतर्गत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष का साधारण में विशेष महत्व प्रदान साम्यवादी घोषणा पत्र, यानी एक और बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये प्रीवियस में ही ये कोटेशन जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यही सेम कोटेशन ही लिख के क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आज तक का जो संपूर्ण समाज है वो इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसको कार्ल मार्क्स की किस अवधारणा से मतलब स्पष्ट कीजिए इस अवधारणा को, ये पूछा गया था प्रीवियस में। ये इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है। अब आगे मेन बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर पे आएंगे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या रहा है? मार्क्स और एंजल, एंजल एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारधारक हैं, ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका में विशेष बल दिया है। वर्ग संघर्ष का अर्थ होता है धनवान और निर्धन का संघर्ष, यानी पूंजीपति जिनके पास ढेर सारा पैसा है और श्रमिक वर्ग जो अपनी जीवन निर्वाह प्रक्रिया ही सिर्फ चला सकते हैं, उन पे। उसके बाद इसका अर्थ आपने देख लिया। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक वाक्य या आर्थिक निरंतरता के सिद्धांत में जिस धारणा का प्रतिपादन किया था ना, उसमें समाज में सदैव ही विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। बिल्कुल विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहा है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, यानी पूंजी वर्ग, उस पर पैसा है तो वो साधन खरीद रहा है अभी। दूसरा वर्ग वो जो केवल शारीरिक श्रम यानी मजदूर है, वो दूसरा वर्ग की बात करते हैं। वो दूसरा वर्ग वही है जो शारीरिक श्रम यानी मजदूर कर रहे हैं, शारीरिक श्रम। पहला वर्ग सदा दूसरे वर्ग का शोषण करता है और ये समाज में शोषित और शोषित वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष रहता है। इन दोनों के विशाल वर्गों का माध्यम सर्वहारा वर्ग भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज का वर्ग विभाजन कैसे किया गया है, ये डायग्राम है, ये मैंने बनाया है, ये भी आप ज़रूर बनाएं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे। वर्ग संघर्ष कैसा हो रहा है? एक तरफ यहाँ पे देखें धनवान है, दूसरी तरफ निर्धन है। धनवान के पास क्या है? उत्पादन के साधन के स्वामी है, जबकि निर्धन जीवन निर्वाह के लिए आश्रित हैं। किस पे? इन पे, धनवान वालों पे, ठीक है ना। प्रभुत्वशाली वर्ग है यानी शक्तिशाली वर्ग कौन? धनवान। और बेचारे मजदूर तो पराधीन वर्ग होंगे क्योंकि वो दूसरे पे प्रश्रित है। इन दोनों के ही बीच में वर्ग संघर्ष चलता है। ये बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं आप, ये शॉर्ट फॉर्म होता है और डायग्राम में चाहता हूँ बिल्कुल आप बताएं ऐसे ही, और यही आंसर एग्जाम में लिखें आप। वर्ग क्या है? बिल्कुल वर्ग व्यक्ति को उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित होता है और किसी साधारण हित का हो, वर्ग कहलाता है। और मार्क्स अपने वर्ग के सिद्धांत में समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है, यानी जो अपने विरोधी हितों के कारण परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। वर्गों के समरूप में भले ही अंतर आता है, परंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों की भूमि और पूंजी पर आधारित रहता है। इसमें जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहलाते हैं। दूसरी ओर क्या कह रहा है? इन पर आश्रित रहने वाला घोर परिश्रम करने वाला लोगों का वर्ग होता है एक, बिल्कुल जो मजदूरी कर रहा होता है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है
तथा श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। कैसे? क्योंकि 24 घंटे काम, 12 घंटे काम कराओ, 8 घंटे की दिहाड़ी दो, बिल्कुल उसी वक्त। और जो प्रॉफिट हो रहा है, अतिरिक्त मूल्य, ये सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, जो प्रॉफिट होता है कंपनियों में वो सिर्फ धनी वर्गों के पास होता है, यानी पूंजीपति वर्गों के पास होता है, श्रमिकों को इसमें से कुछ नहीं मिलता। दूसरे वर्ग प्राप्त श्रम करने के बावजूद जीवन में अनिवार्य आवश्यकता पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाते, यानी जो मजदूर वर्ग है अपनी जीवन निर्वाह की पूरी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते, वो जीवन साधन नहीं जुटा पाते आवश्यकता पर, और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले वर्ग का शोषण और इसे दूसरे शांति शोषित वर्ग कहा जा सकता है। उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में समाज ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है, यानी जो उत्पादन की प्रणाली है उसमें समाज ऐसे दो गुटों में विभक्त हो जाता है, यानी विभाजित हो जाता है, जिसके परस्पर विरोधी हित होते हैं। पूंजीपति तथा श्रमिक दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं। इसके हितों के परस्पर विरोध हैं। पूंजीपति स्वाभाविक रूप से श्रमिकों को कम मजदूरी देना चाहता है, यानी बिल्कुल कम मजदूरी देते हैं, जिससे उस अधिकतर लाभ हो, और मजदूरी अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। हितों में परंपरागत विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है, यदि वर्ग संघर्ष का आधार, और उसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, चलता रहता है। मजदूरी कम दोगे तो वर्ग संघर्ष तो चलता रहेगा ना। अब है मार्क्स और एंजल में साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा गया, स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य जन स्वामित्व तथा भूद्वाम श्रेणीपत दास्तकार में क्षेत्र में देखा तो उत्पीड़न और तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे के विरोध करता अनवंत सभी लुका छिपिकार तथा सभी खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं। इस पर संघर्ष की परिणाम थी या तो हर बार समाज की क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुई है, या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश से। यानी कार्ल मार्क्स और एंजल कहते हैं कि यह आंदोलन हमेशा किसी न किसी रूप में गरीब अमीर, सामान्य असामान्य, श्रेणीपति या दास्तकार, मालिक या नौकर इत्यादि सभी उसमें चलता है, संगठनों में चलता है। या तो ये परिवर्तन लाते हैं आंदोलन, या तो फिर खुद ही दमन हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है इन सब का। अब है आगे वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवसंभावना व्यक्त करता है। उसके अनुसार क्या कहते हैं कि पूंजीवाद जो अंत कैसे संभावना व्यक्त करते हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीज निहित होते हैं, यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें उसके विनाश के खुद ही कारण निहित होते हैं। उसमें पूंजीपतियों के उद्देश्य से अधिक उत्पादन करना होता है। जो पूंजीपति होगा वो क्या कहेगा, अधिक से अधिक उत्पादन करो, उसको बेचो और अधिकतर लाभ मुझे कमाने दो, जिसके कारण धन का संकेंद्रण बहुत थोड़े से व्यक्तियों में होता जाता है, जिसके क्रमिक पूंजीपतियों की संख्या में लगातार कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर आधारित उद्योग लगाते हैं, श्रमिकों के एक साथ काम करने, श्रमिकों संगठित होते हैं तथा उसमें वर्गीय चेतना का विकास होता है। जब यह मजबूत संगठन बड़ा हो जाता है तो पूंजीपति प्रणाली में विरुद्ध हो जाता है, यानी जब श्रमिकों पे अधिक अत्याचार बढ़ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि पूंजीपति को आंदोलन की वजह से दबाते हैं और पूंजीपति विरुद्ध उसके खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमारी ये ज़रूरतें आप पूरी करें। उद्योगों में उत्पन्न अधिक हो जाने से उसकी खपत क्या होता है, जब उद्योग में किसी फैक्ट्रियों में अधिक उत्पादन हो जाएगा तो क्या करते हैं पूंजीपति दूसरे उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं, बाज़ारों में जगह ढूंढेंगे, पैसा लगाएंगे और अधिक प्रॉफिट कमाते हैं, और जो प्रॉफिट कमाएंगे वो खुद ही रखेंगे। वो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत चल रहा है, वर्ग संघर्ष चल रहा है, वो विश्व लेवल पे ना, विश्वव्यापी लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने लग गया कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पैसा लगाने लग गए, उत्पादन करवाने लगे हैं, तो इसकी वजह से ये ऊपर भी जाने लगा। अंत में जैसे जैसे श्रमिक वर्ग की शक्ति में वृद्धि होगी वैसे पूंजीवादी पति की हास्य होता है, तो संघर्ष एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। ये संघर्ष पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ देखिए पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी वर्ग को पराजित करेगा। श्रमिक वर्ग अस्थायी और रूप से अपना स्वाधीनता स्थापित कर लेगा। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ये श्रमिक वर्ग है, जो शक्तिशाली वृद्धि आंदोलन चलेगा, पहले वो क्या करेगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होगा,
उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचेगा और पूंजीवादी वर्ग को पराजित कर देगा और श्रमिक वर्ग अस्थायी रूप से अपना आधिपत्य यानी वर्चस्व स्थापित कर लेगा इसमें। बिल्कुल ऐसा इस कारण है कि सभी देशों के श्रमिकों समान रूप से पूंजीवादी के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। क्यों? इंटरनेशनल लेवल पे भी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो होता है उसमें भी वही वर्ग मजदूर होते हैं, काम करते हैं, पूंजीपति के लिए शोषित होते रहते हैं। इसकी वजह से वहाँ भी आंदोलन होता रहता है, बहुत से संगठित हो जाता है। तो पूंजीवादी इस संगठन आंदोलन के सामने टिके नहीं पाता और इस प्रकार श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष होता है वो अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का निवास और सर्वनाश विजय का मार्ग प्रदर्शित करता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक स्वर्ण कामगार स्वर्ण समाज की बागडोर नहीं संभाल लेता, तथा तब उत्पादन के प्रमुख साधनों और सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा और सब लोग कामगार बन जाएंगे। सभी शोषण, उत्पीड़न, वर्ग भेदभाव और वर्ग संघर्ष के अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे। यानी कार्ल मार्क्स कहते हैं जब वर्ग संघर्ष जब तक चलेगा जब तक जब तक साम्यवादी समाज स्थापित ना हो, सभी लोग समान रूप से ना हो, सभी शोषित और पीड़ित वर्ग समाप्त हो जाए। अब आता है निष्कर्ष के ऊपर पे, आप निष्कर्ष के ऊपर में लिखेंगे उपरोक्त मार्क्स की विश्वास, निष्कर्ष जरूर लिखें आप अपने आंसर में। विश्वास था कि जब श्रमिक वर्ग का अधिनायक स्थापित हो जाएगा तब धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग के अंतिम अवशेषण भी समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके पश्चात एक वर्गविहीन तथा राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। इसके लिए मार्क्स क्रांति का आह्वान करता है और मार्क्स के अनुसार वास्तविक समाज की स्थापना उत्पादन और श्रमिक वर्ग की क्रांति प्रमुख शर्त है। मार्क्स पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता है। ये है। अगला क्वेश्चन है क्रांति का सिद्धांत। ये मार्क्सवाद का क्रांति का सिद्धांत कह रहा है, आप इंट्रोडक्शन देंगे। मार्क्सवाद के अंतर्गत क्रांति का सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का मिलता जुलता एक प्रतीत रूप होता है। कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं में क्रांति के सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान है। क्रांति समाज में उत्पन्न तथा अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। यानी जो मार्क्स कहते हैं जो क्रांति है वो समाज में उत्पादन और किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकती है। यह हमेशा दो वर्गों के बीच होती है। बिल्कुल दो वर्गों के बीच में झगड़ा लड़ाई क्रांति हो सकती है। क्रांति का सिद्धांत कार्ल मार्क्स की देन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रांति हमेशा सरकार और जनता के बीच में हो सकती है, किसी भी रूप में दो वर्गों के बीच हो सकती है। आप देख सकते हैं क्रांति का सिद्धांत कार्ल मार्क्स कहते हैं क्रांति का मूल कारण होता है वियोजन, या जो उत्पादन के संबंधों और उत्पादन के साधनों के बीच होता है। वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि के साथ उत्पादन के साधनों, प्रौद्योगिकी आदि का विकास होता है जो उत्पादन का वर्तमान संबंधों में अलग पड़ जाता है। एक ऐसी अवस्था आती है जहां उत्पादन के संबंध और उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने लगते हैं। इस कारण से उत्पादन के नए तकनीकों और संक्रमण काल के दौरान मांग बढ़ जाती है, जिस पर सामंती अवस्था के गर्भ से पूंजीवादी उत्पादन पद्धति की अभिवृद्धि होती है। उसी प्रकार गुलाम समाज के गर्भ से सामंती उत्पादन पद्धति का उदय होता है और इसी प्रकार बुजुर्गों समाज के गर्भ से समाजवाद का जन्म होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवाद निरंतर स्वयंमेव अपने उत्पादन के साधनों में क्रांति लाता रहता है। इसमें और इस तरह अपने अस्तित्व के स्थिति को कमज़ोर बनाता है। वास्तव में बुजुर्गों स्वयं क्या करते हैं, अपनी ही कब्र खोदने वालों का वर्ग तैयार करता है। मार्क्स ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि बुजुर्गों वर्ग उत्पादन के संबंधों को सामाजिक प्रक्रिया का अंतिम विरोधी रूप है। यह विरोधी व्यक्तिगत विरोध ना होकर व्यक्तियों के जीवन की सामाजिक अवस्थाओं के
परिणाम स्वरूप होने वाला वर्गत विरोधी है। इस प्रकार बुजुर्गा समाज के गर्भ से विकसित होता है हुआ उत्पादन शक्तियों को उस विरोधी और परिहार्य के लिए भौतिक स्थितियों को पैदा करती है। मार्क्स कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं इस दावे का एक बुजुर्गा वर्ग के उत्पादन के लिए संबंध की सामाजिक प्रक्रिया के अंतिम विरोधी रूप है का आधार इस मान्यता से है कि इसके पूर्व के सभी ऐतिहासिक आंदोलन या जो क्रांतियां अल्पसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों को हितों में चलाए गए थे, सर्वहारा वर्ग है जो उसकी क्रांतियां उससे भिन्न प्रकार की होती हैं। सर्वहारा वर्ग जो पूंजीपति समाज का सबसे निचला वर्ग होता है, आंदोलन नहीं कर सकता, यानी जो सर्वहारा वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के सबसे नीचे होगा, वो आंदोलन नहीं कर सकता। अगर वो आंदोलन करेगा तो कुचला जाएगा, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। वह अपने शासक वर्ग की स्थिति तब तक नहीं उठा सकता जब तक उसमें उसकी अधिकारों के ऊपर एक पूरे के पूरे वर्ग का समर्थन ना हो। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके साथ ही मार्क्स ने उस पद्धति का स्वरूप भी प्रस्तुत किया जिसके इस्तेमाल करके सर्वहारा वर्ग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसी पद्धति या तरीका है जिससे वो सर्वहारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। कार्ल मार्क्स और एंजल ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा है कि साम्यवादी अपने विचारों और लक्ष्यों को छिपाने से घृणा करते हैं। वह खुलकर वह घोषणा करते हैं कि उनका प्रयोजन या क्रांति तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वे संपूर्ण पूंजीपति व्यवस्था की बलपूर्वक उखाड़ फेंकेंगे, यानी समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं। इस प्रकार मार्क्स ने अब भविष्यवाणी की कि सर्वहारा वर्ग को तभी मुक्ति मिलेगी जब वो मानवतावाद उद्धार होगा, यानी पूंजीवाद वर्ग को उखाड़ फेंकेंगे। क्रांति के इतिहास में क्रांति लाने के संबंध में विषय मानव और वस्तुओं जैसी कारकों की भूमिका विवाद का विषय रहा है। सर्वहारा वर्ग के अस्तित्व मात्र से पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा या सर्वहारा वर्ग की चेतना का जागृत होना उसके लिए आवश्यक है। इस विषय में मार्क्स की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वह दार्शनिक दृष्टि को विश्व समझने और बदलने की क्षमता के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध को देखता है। अपने कार्य द्वारा मनुष्य वर्तमान यथार्थ को आमूल परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए क्रांतिकारी आचरण का दृढ़ांत पक्ष है, द्वंद्वात्मक पक्ष है। वस्तुगत रूप से ये अंत मानव से मुक्ति दिलवाने और परिस्थितियों का संगठन है और व्यक्तिगत बुद्धि से ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें सर्वहारा वर्ग संगठन के माध्यम से आत्मसन्वेषण द्वारा प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नियतिवाद बनाम संकल्पनावाद की प्रवृत्ति द्वारा बढ़ा दिया जाता है। वस्तुगत स्थितियों तब तक सवन क्रांति नहीं लाएगी जब तक कि सर्वहारा वर्ग इस बात को समझ ना ले कि विश्व के संबंध में अपने विचार को आकार देकर इस विश्व में सभी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। क्या कहता है, यदि क्रांतिकारी चेतना का अस्तित्व है तो क्रांति अवसंभावी है। जब श्रमिक इस बात को समझ लेता है कि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत उसकी स्थिति मात्र वस्तु या जिन्स की तरह नीचे जाती है और इसमें मुक्त होकर उसकी स्थिति जिन्हें या वस्तु ना की रहकर व्यक्ति की हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, आप कह सकते हैं, यही क्रांतिकारी चेतना है। इसीलिए क्रांति को संभव बनाने के लिए सर्वहारा वर्ग द्वारा वर्तमान अर्थात को समझना एक आवश्यक पूर्व शर्त है। सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद की अतिरिक्त आत्मगतता को समझता ही क्रांति लाने के मार्गदर्शन को ही पूंजीवादी को समाजवाद वर्ग के संक्रमण में संकेत हो जाता है। ये वीडियो यहीं थी, ये एंड होती है। ये सेकंड पार्ट में आगे हम ये मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम ये साम्यवादी समाज का दर्शन। उसके अगले सेकंड जो वीडियो आएगी इसकी 2 पार्ट में वीडियो है कार्ल मार्क्स खुद में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें और भी है। उसमें वह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत देखेंगे हम इत्यादि में। अभी के लिए ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।